नमस्कार, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज सच्चा राष्ट्रभक्त उसी के साथ होगा जो श्री राम को लाए हैं। ये बातें आज राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवबंद में बड़गांव में राजपूतों की उस 24वीं में बोल रहे थे, जहां आज उनकी रैली थी। देवबंद जो सहारनपुर लोकसभा सीट में आता है, राघव लखनपाल शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनका कई गांव में विरोध हुआ। वही राघव लखनपाल हैं जिनको आपने वीडियो अलग अलग देखे होंगे, जिनको वापस जाने के लिए गांव वाले कह रहे हैं। ये एक बड़ी अजीब सी चुनौती बीजेपी के सामने आ खड़ी हुई है। पिछले अगर एक हफ्ते के बीजेपी के नेताओं के दौरों को अगर आप गौर से देखते हैं तो उनमें से राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के दूसरे कई मंत्री आपको अलग अलग राजपूत 24 के गांव में कहीं ना कहीं या उनके प्रभाव क्षेत्र में रैली करते हुए मिल रहे हैं। और ननौता में जो 7 अप्रैल को क्षत्रिय स्वाभिमान बचाओ रैली हुई थी, जो उस मंच की रैली थी, उसमें जो हजारों की भीड़ जुटी थी, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को सकते में डाल दिया था। क्योंकि सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद तक, इधर बागपत के पार से लेकर बागपत के कुछ हिस्सों को शुरू कर दें, उसमें भी बहुत सारे वोटर्स हैं। उनको लेकर अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं तो पूरब तक ये बेल्ट दर बेल्ट, चाहे वो अलीगढ़ में हो, चाहे वो मैनपुरी में हो, चाहे वो फिर आप इधर आएंगे हाथरस हो, इन तमाम सीटों पर राजपूत वोटरों की संख्या बीजेपी की जो बेसिक आधारभूत वोटर माना जाता है उनमें शामिल हो गई थी। लेकिन अचानक बीजेपी का जो दिग्विजयी का रथ है, दिग्विजय जो उनका इस वक्त प्लान है कि 80 में से 80, यानी जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुनाव में उन्होंने छोड़ा है, उसको उन्हीं के लोगों ने ऐसा लगता है जैसे बांध दिया। योगी आदित्यनाथ जो बाबा हैं लेकिन राजपूत हैं, ये बात तमाम राजपूत जितने भी नेता विरोध करते हुए मिलते हैं उनके मुंह से भी बार बार योगी आदित्यनाथ के लिए सिर्फ एक ही वाक्य निकलता है कि वो हमारे नेता हैं। लेकिन उन्हीं नेता की बातों को सुना क्यों नहीं जा रहा? अगर हम देखते हैं तो श्री राम की सौगंध खाते हुए माँ शाकुंभरी देवी जो शक्तिपीठ है, जो कुल देवी है, इधर की तरफ के राजपूत शक्तिपीठ, मतलब तमाम जातियों की वो माँ देवी हैं क्योंकि वो शक्तिपीठ है। लेकिन वहाँ जितने भी आसपास के राजपूत गांव हैं वो तमाम लोग वहाँ हर हालत में पहुँचते हैं। तो ऐसी शक्तिपीठ, ऐसे भगवान श्री राम के नाम से सौगंध खाकर बीजेपी को हराने का जो इस बार वहां जो एक दिख रहा है उसमें विरोध, उसके आखिर मायने क्या है और क्या वो गुत्थी सुलझा पाई है बीजेपी? पिछले एक हफ्ते से उस पर काम चल रहा है। आप देखेंगे कि राड़धना में जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि इधर संजीव बालियान, उधर संगीत सोम, उनके बीच में कोई सुलह हो। यानी जो वाक्य आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे एक दूसरे के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे नहीं लगता कि उनके समर्थक एक दूसरे के साथ खड़े होकर बीजेपी को जिताने के लिए कंधे से कंधा मिला रहे होंगे। यानी जब कोई विपक्ष बीजेपी अपने सामने नहीं मान रही थी, तभी उसमें से कुछ पक्ष के लोग निकलकर विपक्ष बनते दिख रहे हैं। आखिर क्या ये गुत्थी सुलझ रही है? क्या वो वोट बैंक जो बीजेपी के लिए लगभग 2 दशक से एक बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक के तौर पर रहा, 2007-2012 में ज़रूर उसका विचलन आपको राज्य के चुनाव में दिखाई दिया, वो टुकड़ों में दिखाई दिया। लेकिन 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक तरफा वो वोटिंग डाटा सर्वे तमाम से बताती है कि बीजेपी के लिए गया। ऐसे में ये मुसीबत क्या बीजेपी के लिए कुछ बड़ी साबित होगी या इसमें कोई हल्कापन आता दिख रहा है, यानी इसको समस्या को सुलझाते हुए दिख रहे हैं? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपका परिचय कराता हूं। पहले मेरे साथ अभिषेक हैं जो लगातार इन तमाम सभाओं में जाकर अभिषेक शर्मा उस मूड को टटोल रहे हैं कि आखिर वहां हो क्या रहा है। तो शुरुआत अभी उन्हीं से करते हैं। मेरे साथ और भी जुड़ेंगे पैनल में। अभिषेक, अभी का क्या हाल है इस समय? आपने उसके बाद भी एक सभा हो चुकी है सिसोली में, आपको क्या लग रहा है इस समय अगर मैं आपसे बात करूं?
देखिए धीरेन्द्र सर, मैं आपको बता दूं, आपने बहुत बढ़िया बात की। जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए हैं उसमें आपने जिक्र किया सहारनपुर के बड़गांव में थे आज मुख्यमंत्री। और देखिए आज चौथी कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना होती है। और मैं आपको ये जानकारी दे दूं, चौथी कुष्मांडा जो हैं उनका जो स्वरूप है माँ शाकुंभरी देवी ही हैं। माँ शाकुंभरी की ही पूजा आज के दिन होती है चौथी कुष्मांडा पे। और कल सिसौली में जो ये पंचायत हो चुकी है, उस पंचायत के जो पदाधिकारी हैं वो मेरे साथ हैं। ठाकुर धीर सिंह है मेरे साथ, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे बैठे हैं। और जो वकील साहब मेरे साथ बैठे हैं ये सोम साहब हैं, और इनका गांव कुशावली है, सरदना चौबीसी के अंदर है। इनसे भी सवाल करूंगा। और भाई बैठे हैं युवा क्षत्रिय समाज से हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे विजय सभी का परिचय करा दें। ये युवा क्षत्रिय समाज से मेरे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वकील साहब के साथ भी आए हैं। केपी सिंह साहब बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले वकील साहब से ही जानूंगा कि आप ये बताइए कि कल भी सिसौली में आप लोग मौजूद थे, पूरी पंचायत हुई, आज योगी आदित्यनाथ फिर सहारनपुर बड़गांव का जो एरिया आपकी ठाकुरों की चौबीसी वहाँ पर भी है, वहाँ से उन्होंने फिर अपील की अगर जो राम को लाए हैं तो आपको उनकी बात माननी चाहिए। आखिर वकील साहब ऐसी क्या बात हो गई जो इतना गुस्सा और इतनी नाराजगी अपनी पार्टी से ही हो गई? देखिए शर्मा जी, ये केवल जो है इलेक्शनों का गुस्सा नहीं है। पूरा नाम बता दें सर अपना। मेरा नाम केपी सिंह सोम, एडवोकेट में मेरठ में वकालत करता हूँ। ये जो शर्मा जी आपने जो बताया, तो ऐसी क्या गुस्से वाली बात होगी? ये राजपूत जो समाज में जो आक्रोश है, ये केवल इलेक्शन के दौरान आक्रोश नहीं है। ये आक्रोश जो है काफी दिन से पनप रहा था। ये अब जो है बाहर आया, और लोकतंत्र में सबको जो है अपना बात कहने की, अपने जो है वोट देने का सबका अधिकार है। राजपूत समाज की जब बहू बेटियों के बारे में अगर गलत शब्द कहे जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से जो है सबके अंदर जो आक्रोश आना जरूरी है। अपनी जब स्वाभिमान के ऊपर ठेस लगेगी, तो ये स्वाभिमान पर जब ठेस लगेगी तो जरूरी है कि सबके अंदर आक्रोश होगा। देखिए, अगर देखा जाए तो एक अग्निवीर योजना लाए। अग्निवीर योजना में कोई क्षत्रिय समाज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अग्निवीर योजना में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? क्षत्रिय समाज का नुकसान हुआ। क्योंकि जो बच्चे भर्ती होते थे उनको जो है एक तरीके से पूरी लाइफ का जो है सिक्योर्ड हो जाती थी, उनको पेंशन भी मिलती थी, उनको सारी चीज़ें होती थी। आज जो है जो अग्निवीर में भर्ती हो गया, तो तमाम लोग उसकी कोई शादी करने को भी तैयार नहीं। क्यों ले रहे हैं अभिषेक? ये सिर्फ इनके लिए थोड़ी है, वो तो तमाम उसमें था। और अग्निवीर के बाद का तो चुनाव हो चुका 2022 में, आपने उस समय तो विरोध नहीं किया। जितने भी युवा हैं 2022 में तो अग्निवीर उससे पहले लागू हो गई थी। 2022 में आपने बीजेपी का साथ दिया। और जहाँ तक सवाल है, अग्निवीर में अकेले क्षत्रियों के बच्चे नहीं जाते, जाट समाज के भी जाते हैं, गुर्जर समाज के भी, जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, चाहे ब्राह्मणों के भी बच्चे हों, वो सब अग्निवीर से प्रभावित होंगे। लेकिन 22 में जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन 22 में तो आप लोगों ने समर्थन दे के जिता ही दिया। जब ये गुस्सा क्यों नहीं था? ये आक्रोश जो है, मैंने अभी आपको बताया शर्मा जी, ये आक्रोश केवल अभी नहीं पनप रहा, ये धीरे धीरे अब जो है आक्रोश उग्र हो चुका है। ये बहुत पहले से जो है आक्रोश चल रहा है। सोम साहब, मुझे तो ये लग रहा था कि संगीत सोम और जो संजीव बालियान की थोड़ी सी एक राजनीतिक अदावत हो गई थी उनके चुनाव हारने से। ये सिर्फ ठाकुर चौबीसी सरदना में आपके एरिया में थी, लेकिन ये तो ठाकुर चौबीसी से बाहर निकल के आ गई, सिसौली में आ गई, गाजियाबाद में पहुंच गई, और अब सहारनपुर में भी पहुंच गई। तो ये संगीत सोम के समर्थन से होते होते अचानक पूरे ठाकुर समाज पे कैसे आ गई? ये पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पूरे भारत में जो है आक्रोश है। क्षत्रिय समाज में पूरे भारत में आक्रोश है, गुजरात में आक्रोश है, बिहार में आक्रोश है, और हरियाणा में आक्रोश है, उत्तर प्रदेश में आक्रोश है। ये इस सरकार के प्रति जो आक्रोश है, ये धीरे धीरे एक अग्नि का रूप धारण करता जा रहा है। धीर सिंह भाई के पास भी आऊँगा। ये अचानक से आप लोग, मैं देखता था पहले, आप तो बीजेपी की तारीफ करते नहीं थकते थे आप लोग, जितने भी क्षत्रिय समाज के थे, बात होती रहती थी। लेकिन अब अचानक से मतलब हम तो ये सोच रहे थे 50% गुस्सा है, 50% अभी भी बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन आप कल की जो सभा में जिस तरीके का आक्रोश आपने दिखाया, इसकी मूल वजह क्या है? आखिर क्यों इतनी नाराजगी एकदम से पैदा हो गई? जड़ में क्या है इसके? राजपूतों का जायज़ है, और ये ऐसे नहीं है कि एकदम ही हम लोग इनसे बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। अभी आपने गुजरात का देखा होगा, हमारी मातृ शक्ति, हमारी महिलाओं के लिए एक इनका सांसद, लोकसभा प्रत्याशी टिप्पणी करता है, उल्टी सीधी गालियां देता है, और रोटी बेटी का संबंध मुगलों के साथ बता रहा है राजपूतों का।
तो राजपूत सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, उसका जमीन ले लो, महल ले लो, मकान ले लो, सब ले लो, लेकिन अपनी अस्मिता और अपने मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। योगी जी तो कह रहे हैं कि ऐसा मतलब उन्होंने अपील की, मेरठ में सरधना में भी आया उस दिन, राधना में उन्होंने सभा की, अभी एक दिन बाद फिर वो मवाना में बिजनौर के लिए सभा करने वाले हैं, आज बड़पुर में उन्होंने कर दी, सहारनपुर में। तो मतलब उनकी भी बात आप लोग नहीं मानेंगे? नहीं, योगी जी हमारे आदरणीय हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में अगर रूपाला को ये हटा देते तो शायद राजपूत सोचता, वोट करता इन्हें। दूसरा, हमारे महापुरुषों के नाम के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारे महापुरुषों को जातियों में बांट दिया गया, हमारे मीर भोज गुजर लिख दिया, पृथ्वीराज चौहान के आगे गुजर लिख दिया। इस सरकार ने राजपूतों के महापुरुषों को बंदरबाट कर दिया। लेकिन इस सरकार में मान सम्मान भी बहुत मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाति से क्षत्रिय हैं, इसके अलावा जो डोभाल हैं, पूरे चीफ नेशनल NIA के चीफ जो हैं वो भी बताए जाते हैं कि आपके ही समुदाय से हैं, और उससे पहले जनरल बिपिन रावत रहे, CDS बने, वो भी आपके समुदाय से। ऐसा तो है नहीं बीजेपी ने क्षत्रियों को मान सम्मान नहीं दिया? ये उनकी है। नहीं, एक ही ये पूछे आखिर विरोध किस बात का है? कभी पुरुषोत्तम रूपाला आ जाते हैं, कभी अग्निवीर आ जाता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जो चीज आ रही है इसको किस तरह से, क्योंकि जो ये भीड़ दिख रही है, अगर आपको ये भीड़ जाकर उनकी दिखाई दे रही है, अभिषेक जो लोग वहां ये जो पहुंच रहे हैं ये भी राजपूत हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, वहां पूरी बड़ी भीड़ दिख रही है उनकी सभा में, चाहे वो राड़धना में हुई हो या सरधना में हुई हो या फिर वो बड़गांव में हो रही हो, देवबंद में, जो देवबंद जो पुंडीरों की चौबीसी है जिसको कहा जाता है, वहां अगर हो रही है, वहां जो भीड़ बैठी है वो भी उसी समुदाय की है। तो ये जो अलग किस्म का एक विरोध है, जो शुरू तो हुआ कि टिकट कटने से हुआ, फिर उसमें ये जुड़ गया कि साहब ये जो नाराजगी है साहब पुरुषोत्तम रूपाला तक पहुंची, और अब उसमें अग्निवीर जुड़ गया। ये किस तरह का मतलब नाराजगी है जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है? अभी एक बार सवाल पूछे, मेरे साथ जुड़ गए अजय सोम भी, और मेरे साथ अरविंद भारद्वाज जी भी जुड़ गए। अजय सोम जुड़ गए। हाँ अजय जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अजय जी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपके विरोध का अब जो आधार है वो बढ़ा है या कम हुआ है, और उसके कारण आपको कारण सही से बताइए ताकि ये समझ में आ सके। क्योंकि अभी अग्निवीर भी उसमें शामिल हो गया जिसमें पूरे देश की जातियां शामिल होती हैं, उसमें अब पुरुषोत्तम रूपाला भी आ गए, क्योंकि कोई विरोध के लिए एक लाइन हो। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि जो राष्ट्रभक्त हैं वो उनका साथ देंगे जो राम को लाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप मुख्यमंत्री का साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? देखिए भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ऐसा है, आपने बिल्कुल बढ़िया बात पूछी है। मैं 8 साल से एक दो लाइनें कहता आ रहा था। एक शायर की पंक्तियां हैं, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, है सौ के सफर ऐसा कि अपनी मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। लेकिन आज ये लाइनें जो हैं सार्थक, इनकी जो सार्थकता है वो बदलती नजर आ रही है मुझे। मैं लगातार कहता आ रहा था ये सब चीजें, लेकिन आज लगता है कि हमारे समाज में एक युवा में जागृति आई है, और जागृति जो आई है ये लगातार क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर शुरू हुआ था। ये मामला क्षेत्रीय मुद्दों से बढ़ते बढ़ते ये राष्ट्रीय मुद्दों पर पहुंच चुका है आंदोलन, क्योंकि आंदोलन का कोई एक रूप नहीं होता, रूप हमेशा बढ़ता चला जाता है, क्षेत्रीयता के आधार पर शुरू होता है और राष्ट्रीयता पर पहुंच जाता है। आज जो ये आंदोलन है ये क्षत्रिय समाज को इसने पूरे देश पर इकट्ठा कर दिया है, और मैं समझता हूं कि ये जो हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई तो हम लगातार लड़। अगर अजय सोम जी आप वोट किसको कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, वोट तो हम उसे करेंगे जो इन्हें हराएगा। नहीं तो ये कैसे पता चलेगा? भाई अगर मैं बात करता हूँ, मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा से आता हूँ, और मुजफ्फरनगर लोकसभा में सबको पता है कि हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी के हरा रहे हैं।
तो मैं तो बिल्कुल खुल के कहूंगा कि हरिंदर मलिक को वोट करो और इन्हें हराओ। अच्छा, अरविंद जी, और अरविंद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास आता हूं। अरविंद जी, आपको लगता है कि जिस तरह से एक विरोध का जो एक मानक था उसको अब ये पार्टी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है? अगर हम देखें, क्योंकि जिस राजपूत समाज की बात की जा रही है, देवबंद में अगर आज मैं देख रहा था तो उस गांव में रैली में भीड़ थी, उस भीड़ में जब मुख्यमंत्री अगली रैली में जा रहे उसमें भी भीड़ है। और जितने राजपूत समाज की लीडरशिप इस वक्त, चूंकि ये समाज एक लीडरशिप के अंडर तो कभी रहा नहीं है, क्योंकि इस तरह की खाप या उस तरह की पंचायतों का इनके यहाँ कोई, मुझे नहीं लगता कोई लंबा इतिहास रहा हो। यकीनन मैंने देखा कि बचपन से वीपी सिंह के लिए भीड़ आई तो आई, चंद्रशेखर के लिए आई तो आई, इस तरह से कभी कभी किसी लीडरशिप के नाम पर भीड़ आई, लेकिन किसी के साथ नहीं गई कि वो सिर्फ एक गांव में चली जाए मर्जी से, कोई किसी को कहने नहीं जाता है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो विरोध है वो कोई सिरा लेता हुआ मिल रहा है? और खासतौर से जब जब लोकसभा चुनाव में कोई एक जाति किसी के पार्टी के चुनाव हराने या जिताने की क्षमता बहुत रेयर रखती है। अभी तक पहली बार अजय सोम जी के मुंह से, अभी तक राजपूत बिरादरी, क्षत्रिय बिरादरी केवल इतना ही कह रही थी कि हम भाजपा को हराएंगे। पहली बार इनके मुंह से इधर सुना गया किसी नेता के रूप में कि हम हरेंद्र मलिक को समाजवादी पार्टी के वोट दिलाएंगे, क्योंकि वो भाजपा के प्रत्याशी को हरा रहे हैं। तो इसका अब ये सीधा सीधा पार्टी में बट गया मामला, और जो आंदोलनकारी हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए, और इसकी कमान योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली है भाजपा को वोट दिलाने के लिए। तो अब तो यह तय होना है कि राजपूत बिरादरी में योगी जी ज्यादा लोकप्रिय हैं या संगीत सोम या अजय सोम जी ज्यादा लोकप्रिय हैं, क्योंकि इसका सीधा असर अगर राजपूत बिरादरी के वोट चुनाव में, पहले चरण के चुनाव में मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, बागपत में, मेरठ में भाजपा को नहीं मिलेंगे, तो इसे अब सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ जी की फेल्योर माना जाएगा कि वो राजपूत बिरादरी को संतुष्ट नहीं कर पाए। हालांकि 7 तारीख की जो ननौता की पंचायत थी उसके बाद बहुत स्थिति बदली है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में जो राजपूत बिरादरी में बिल्कुल 7 तारीख की पंचायत के बाद ये दिख रहा था कि भाई पूरा शून्य है, वो वापस लौटा है मामला। बहुत बुरी हालत नहीं हुई है, वो वापस लौटा है मामला। अच्छा, तो इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि भाई जो आंदोलन चल रहा है उससे पूरा ही भाजपा को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 7 तारीख की पंचायत के बाद कुछ गांव में हम भी गए बाद में देखने में, तो लोगों का एक विचार था कि अभी तक ये नहीं बताया गया कि किसको देनी है वोट, लेकिन अब आ गया है कि किसको देनी है, तो उसमें तो ये तय करना पड़ेगा कि भाजपा या सपा। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से पिछले 20-25 साल से राजपूत बिरादरी सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है, और उनके मन में कमल का फूल बच गया था कि पूरे आह्वान से उन्हें पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। मैं आपकी बात से आगे बढ़ाता हूं, उनके पास जाता हूं। अभिषेक, जरा पूछिए कि क्या वो समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील कर रहे हैं आपके साथ बैठे हुए लोग? हाँ जी, मैं एक और अरविंद भारद्वाज जो बोल रहे हैं उसमें मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूं धीरेन्द्र सर, और मैं जा रहा हूं। कल भी सिसौली की मीटिंग में पूरन सिंह समेत सारे वक्ताओं ने कहा जो भाजपा को हराता दिखे नेक्स्ट फाइट में जो कैंडिडेट आप तय कर लें उसको वोट दे दें। वहाँ मन से ये बात नहीं कही गई थी, लेकिन हाँ सरधना चौबीसी में ये बात जरूर थी कि हरिंदर ही मुकाबला कर सकते हैं, और ये आज से नहीं, जितनी भी पंचायतें हुई हैं पहले से उसमें भी ये बात कही गई थी। भाई मैं आपका पूरा नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम विकास रावत एडवोकेट है। विकास जी, ये बताइए कि अब सीधी सी ये जो सरधना चौबीसी है वो तो हरिंदर मलिक को लिए कह रही है, यहाँ मेरठ में आप इधर से सिसौली की तरफ से हैं? मैं यही मतलब शास्त्री नगर से रहता हूँ। शास्त्री नगर से। तो यहाँ ठाकुर किसे वोट करने जा रहे हैं, बीजेपी को या किसी को? जो बीजेपी को हराएगा कैंडिडेट यहाँ उसे वोट देंगे। ये कैसे तय करेंगे कि कौन हारेगा, कौन हरा रहा है? समीकरण है उसके। अब योगेश वर्मा मौजूद फाइट में इस समय। अच्छा, योगेश वर्मा फाइट में, वही समाजवादी पार्टी उसका मन बना लिया ठाकुर? बिल्कुल बिल्कुल मन। अच्छा, एक सवाल अभिषेक ये है, मतलब मैं जो पूछना चाहता हूँ, इधर उनसे पूछेगा कि
क्या ये समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं और इनकी बात से तमाम इनके मतलब मैं बहुत सारे सवाल नहीं, लेकिन पिछले बार का चुनाव योगी आदित्यनाथ को सुरक्षा और उस दायरे में मिला जो महिलाओं की सुरक्षा का मसला था, जो उससे पहली सरकार के वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस थी उसके आधार पर महिलाओं ने आगे बढ़ के वोट दिया था। क्या इनको यकीन है कि महिलाएं समाजवादी पार्टी को इनके कहने से वोट कर पाएंगी? मुझे लगता है अभिषेक तक आवाज नहीं जा रही है। मैं सोम साहब, आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अब आपको नहीं चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं सोम साहब? ये पूछा था और भाई साहब ने ये बताया था अभी अभी मेरे से पूर्व में बोल रहे थे, उन्होंने उनसे ये पूछा गया कि भाई समाजवादी वर्सेज योगी का मुकाबला है। अब ये हमारा पार्टी का मुकाबला नहीं है, ये समाज को बचाने का मुकाबला है। ये क्षत्रिय समाज जो है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम समाजवादी की तरफ चले गए। हमने सबने कसम खाई है, जहां जिस सीट पे भारतीय जनता पार्टी को जो भी हराएगा उसके साथ हम जाएंगे। मुझसे पूछा गया मुजफ्फरनगर की अगर बात है तो मुजफ्फरनगर में हरिंदर मलिक हमें जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्षत्रिय समाज हरिंदर मलिक को वोट देगा। मुझे मेरठ की बात है, मेरठ की बात मेरठ वाले बताएंगे, वहां का अलग है। सहारनपुर की बात अलग है, सहारनपुर में पता नहीं कौन जीत रहा है, वो तो वहां के लोग तय करेंगे कि हाँ भाई ये जीत रहा है, ये इसके साथ जाएंगे। हमारा उद्देश्य एक बार भाई साहब, हमारा मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा, मतलब कई बार मुझे लगता है कंफ्यूजन हो जाता है। मुझे ये कंफ्यूजन अभी है कि आप संगीत सोम के टिकट कटने से नाराज, चूंकि उनको टिकट था ही नहीं तो इसलिए कटने की कोई बात नहीं है। आप जनरल वीके सिंह के टिकट कटने से नाराज हैं, तो वो टिकट तो एक मैनपुरी में बढ़ा है, एक टिकट नीरज शेखर को, चूंकि वहां वीरेंद्र सिंह मस्त पहले से ही थे जो राजपूत समाज का टिकट था, लेकिन मैनपुरी में एक टिकट ऐड किया गया है। तो जो टिकट का ग्राफ है वो तो वही है। तो फिर मतलब ये बात अभी लोगों की समझ में नहीं आ रही है। आप उसको कैसे समझा पा रहे हैं कि भाई आपके विरोध का मूल आधार क्या है? क्योंकि बहुत सारी कहानियां तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन एक कोई तना होगा जिसके ऊपर शाखाएं जन्मी होंगी। वो तना कौन सा है विरोध का? पर हर क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं हैं, और वो समस्याओं का मूल जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने अनदेखा किया या उन्होंने ही उपजाया है। और ये चीज ये जो समाज के लोग हैं ये समझ गए हैं। समझने के बाद जो बड़ी समस्या भाई ये जो टिकट कटने का मामला है, इस समस्या को जो है ये तात्कालिक समस्या थी, और इसने जो है आग में घी डालने का काम जरूर किया है। और रही दूसरी बात, मैं फिर आपको बता दूं कि हम क्षेत्रीय आधार पर लड़ रहे हैं, और क्षेत्रीय नेतृत्व जब हमारा खत्म हो जाएगा तो मैं ये बिल्कुल पक्की बात कह रहा हूँ कि जो गांव का जो आम आदमी है वो किसके पास जाएगा? क्या मैनपुरी जाएगा क्या वो, या वो केसरगंज जाएगा, या वो गोंडा जाएगा, या योगी जी के पास जाएगा, या मोदी जी के पास जाएगा? जहां राजपूत हैं वहां बाकी जातियों के लोग कहां जाएंगे? भाई साहब बिल्कुल पक्की बात है, लेकिन जो हमारी परंपरागत है वो तो कम से कम बने रहे। या इस आधार पे कि हम वोट देने हम समर्पित हो गया ये समाज, तो अब इनके साथ कुछ भी व्यवहार कर लिया जाएगा। अच्छा, मैं उनके पास और कहीं भी टिकट काट दो और कहीं भी बना दो। अरविंद जी के पास जाता। अरविंद जी, याद होगा आपको 2022 में ब्राह्मण नाराज हो गया था, 2019 में जाट बहुत नाराज था, लेकिन बीजेपी जीतती चली गई। आपको लगता है इस बार जो राजपूतों की नाराजगी का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से मिंगल हो रहा है जिसमें ये क्लैरिटी नहीं आ रही? पहले तो ये समझ में आ रहा था कि हाँ वीके सिंह का टिकट कटा है, उसके बाद बहुत सारी चीजें लगा कि हाँ इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई यहाँ की लीडरशिप को लेकर, लेकिन अब जिस तरह से पुरुषोत्तम रूपाला, फिर तमाम चीजें, अभी मैं अग्निवीर भी सुन रहा था, तो क्या लगता है कि ये एक जातीय जो आधार पे एक ही चुनाव से फैसला कर लूंगा, या मैं जैसे उन्होंने ज्यादातर सबका ये कहना है कि साहब हम स्थानीय तौर पर हमारे लीडरशिप कौन होगी? जब राज्य में कोई मुख्यमंत्री होता है, खासतौर से जब किसी भी कास्ट का, तो ये माना जाता है कि उस कास्ट को उस मुख्यमंत्री की तरफ से जो एक वो दिया गया है, जो उनका प्रतिनिधित्व है, वही सर्वोच्च प्रतिनिधित्व माना जाता है। तो आपको लगता है कि जो नाराजगी का लेवल
हम लोग दिखा रहे हैं, हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं खासतौर से मीडिया में, उतना लेवल आपको लगता है, या ये चेंज भी है, ये एक कदम है जो शुरू में जरूर गुस्सा रहा होगा लेकिन फिर बाद में डाइल्यूट हुआ, ऐसा आपको लगता है? मुझे लगता है जो 7 तारीख में स्थिति थी उसके बाद बहुत स्थिति में सुधार हुआ, और ये धीरे धीरे जिस दिन वोटिंग का डे आएगा, पोलिंग डे होगा 19 तारीख, उस दिन और इसमें स्थिति में सुधार होगा भाजपा के पक्ष में। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर पे, उस पे, और योगी जी के लगातार दौरे पे है, योगी जी फिर 16 में मुजफ्फरनगर की तरफ आएंगे, करेंगे, लगातार मान मनोबल कर रहे हैं। मंच के पीछे उनकी नेताओं से मुलाकात भी कराई जा रही है, कुछ ग्राम प्रधानों से, जो प्रिंसिपल्स हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे बातचीत कराई जा रही है, और वो उनकी बात समझ भी रहे हैं और उन्हें समझा भी रहे हैं। तो जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन इतनी स्थिति खराब नहीं दिखाई देगी। और जैसे ये सोम भाई अपने अस्तित्व से इसे जोड़ के चल रहे हैं कि हमें अस्तित्व बचाने की वो है, अगर फिर भी इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जीत गई फिर क्या करेंगे? जैसे पहले भी हुआ है, पहले ब्राह्मणों ने कपिल देव का पूरा विरोध किया, पंचायत भी की, लेकिन वो जीत गए। क्योंकि पोलिंग डे वाले दिन होते होते जब बटन पे उंगली रखते हैं, जब फिर वही दिखाई देता है कि मोदी जिताना है, योगी जिताना है, लोकल कैंडिडेट, लोकल मुद्दे समाप्त हो जाते हैं। मैं अभिषेक, आप जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनसे एक बार जरूर बात कीजिए, उनसे पूछिए कि आखिर मान लीजिए कि मुख्यमंत्री को वो हटाना, जी मूल वजह क्या है? जी यही पूछता हूं सर मैं। सोम साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि असली वजह क्या है इस विरोध की? भाई टिकट कटना इतनी बड़ी वजह नहीं हो सकती, 24 से चला था, एक छोटी सी बात थी। असली वजह नहीं बता रहे हैं आप, कोई मन में है या घबराहट है, कुछ ऐसी बात है? असली वजह बताइए, क्या बात है? देखो, ठाकुर जो है कभी कोई घबराता नहीं है और किसी से डरता नहीं है। पहली बात तो ये है, आपके जवाब ही जो मैं समझ रहा हूँ और लोग जो बता रहे हैं मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ। जो ननौत्ता की जो पंचायत थी ठाकुर पूरन सिंह के नेतृत्व में, वहाँ पे कम से कम 2-2.5 लाख इलाके के जो है सारे ठाकुर क्षत्रिय इकट्ठे हुए थे। मैंने वो भी देखा। कल जो सिसोली में जो ठाकुरों की पंचायत थी वो भी ठाकुर पूरन सिंह के नेतृत्व में, बारे में, ये 12 गाँव मैंने देखी, बताइए आप वजह बताइए। वो भी मैंने वहाँ पे लोगों से जो है काफ़ी लोगों से बात करी। तो असल वजह जो निकल के आई, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, लोग बाग जैसा बता रहे हैं कि 17 के जो चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई थी उत्तर प्रदेश में। अब उस दौरान जो है आपको ध्यान आ रहा होगा कि लगभग जो है 1 महीने के बाद में मुख्यमंत्री की शपथ हुई थी। इतने बड़े बहुमत से सरकार आई है बीजेपी की, और उसके शपथ में जो है 1 महीने तक क्या हुआ उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। जैसा लोग कह रहे हैं, वहाँ जो है कोई और दूसरा मुख्यमंत्री, कोई सिन्हा थे, उनको बनाना था या किसी और को बनाना लेकिन था। वकील साहब, उसके बाद तो एक और चुनाव हो गया, योगी आ गए। लेकिन हुआ क्या, जो योगी जी हैं उनका जो है पूर्वांचल में अलग ही जो है प्रभाव है। उन्होंने कहीं सब ठाकुरों को लेकर ये एक जो है मैसेज देने की कोशिश करी कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, नहीं तो विधायकों को अलग लेकर जो है मैं अलग हो जाऊंगा। और उस भय से इनको मुख्यमंत्री बनाया था। अब जो दूसरा टर्म आया तो यही रहे। अब कहीं ना कहीं आके जैसा लोग कह रहे हैं कि कहीं गडकरी तो एक तरफ को जो है इन्होंने जो है किसी कारण से जो है वो साइलेंट हैं। अब प्रधानमंत्री का जो नंबर आने वाला है, अब मोदी जी के बाद में जो है किसी का ना किसी का तो प्रधानमंत्री का नंबर आना ही है। जो लोग कह रहे हैं कि वो योगी का नंबर है, और कहीं ये भय है एक नेतृत्व को, केंद्र के नेतृत्व को, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है ठाकुरवाद और ठाकुर इकट्ठे हो जाएं सारे सांसद, और कहीं जो है योगी जो है प्रधानमंत्री के दावेदार ना हो जाएं, जो लोग कह रहे हैं। असल वजह तो ये है।
हाँ, मतलब बड़ी ये- देर में ये आई कि है। मतलब तो इसलिए आप अभिषेक, बड़ी देर में बात निकली है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आप उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। अभिषेक, मेरी बात आप सुन पा रहे हैं कि बड़ी देर में निकली बात कि योगी जी को ना हटा दें, जी, मैं ये सुन बात कही जा रही है, लेकिन आप तो खुद ही योगी जी को हटाने में लगे हुए हैं। ये बात मतलब पूछिए कि आप पीछे भी आपके लोग हैं, इन धीरेन्द्र सबसे पुंडीर पूछ जी लीजिए। हैं जो एंकरिंग कर रहे हैं अभी, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप तो खुद ही वो प्रधानमंत्री ना बने, इसलिए वो योगी को हटाने की बात का डर है आपको, आप लोगों के मन में, जो क्षत्रिय समाज में। लेकिन अगर योगी की बात नहीं मानेंगे आप उनको और उनके कहने पर नहीं जिताएंगे, ठाकुर समाज उनके कहने पे नहीं चलेगा, तो नुकसान तो योगी का ही हो रहा है। देखिए, योगी जी हमारे सम्मानीय हैं, और जो अब जो चुनाव हो रहे हैं, जो लोगों के अंदर है, जो भावनाएं आ रही निकल गए, लोगों के क्षत्रिय समाज के अंदर ये भावनाएं हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है, ये प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा, और योगी का जब चुनाव होगा, हम जो उनके साथ में रहेंगे, जो उनका निकल थोड़ा सा कुंवर धीरज सिंह भी हैं मेरे साथ। कुंवर साहब, ये थोड़ा सा अटपटा कारण नहीं लग रहा, दिल की बात निकल के क्यों नहीं? इन्होंने तो लिख दी, वकील साहब ने, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सोम साहब, क्या असली वजह क्या है, कहाँ से चल रही है ये राजनीति? ये वकील साहब का अपना मत होगा, ठीक है, हर आदमी का अपना मत होता है, लेकिन राजपूत समाज का जो आज विरोध है वो कई कारणों से है। नंबर एक, हमारे राजपूतों के जो महापुरुष हैं उनके साथ बंदर बांट कर दी गई, जातियों में बांट दिए गए। नंबर दो, हमारे महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, उस पे पूरा हमारा जो गुजरात लॉबी है शांत बैठी है, चुपचाप बैठी है। वैसे मोदी जी कहते हैं मैं तो महिला के सम्मान में काम करता हूँ, जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम महिला के सम्मान में काम करते हैं, वही उन्हें अपने गुजरात में नहीं दिख रहा कि महिलाओं के साथ कैसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कल को वो सांसद बनेगा, जीतेगा, फिर संसद भवन में बैठेगा, वहाँ फिर अभद्र टिप्पणी करेगा। इससे अच्छा होगा कि अभी उसका टिकट काट के उसे जेल भेजा जाए। और भी कई कारण हैं, जैसे कैथल हुआ, अग्निवीर योजना है। राजपूत बहुत धीरे धीरे आज ये गुस्सा भरा है, वरना राजपूत जैसा कोई देशभक्त राष्ट्रवादी कोई हो नहीं सकता। और राजपूत हमेशा बीजेपी के साथ जुड़ा रहा, बीजेपी को आज इस मुकाम पे लाने वाला राजपूत है, वरना राजपूत का झंडा उठाने वाला भी तैयार नहीं होता था। कवाल कांड का कुछ जिक्र कर रहे थे, कवाल कांड का, मुजफ्फरनगर का जिक्र कर रहे थे आप? नहीं, कोई कवाल कांड की वजह से कवाल कांड कुछ नहीं, अभी जो मुद्दे हैं वही मुद्दे चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी राजपूतों की उपेक्षा बहुत ज़्यादा करने लग गई है। राजपूतों जो कोर वोटर है उसे पीछे धकेलने का काम कर रही है, उसके नेताओं को धकेलने का पीछे काम कर रही है, ठीक है। जो लोग कभी बीजेपी को वोट नहीं आता हूं, अभी आपके पास आता हूं, मेरे पास अजय सोम जी हैं, मैं अजय सोम जी से समझता हूं, वो अभी भी पंचायत से निकल के आ रहे हैं, पंचायत में ही बैठे हैं। अजय सोम जी काफ़ी जो है इस मोबिलाइजेशन में लगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए अजय जी, आप ये बात जो उन्होंने कही वकील साहब ने कि योगी जी को हटा देंगे, इस बात का भी डर आपको होने लगा क्या? आपको भी ये डर है? देखिए, मैं डर की बात नहीं करता भाई साहब, मैं तो एक चीज देखता हूँ कि ये अभी मैं पिछले कई साल से देख रहा हूँ, ये पार्टी जो है दबाव की राजनीति को ज्यादा मानती है। अगर कोई जाके जंतर मंतर पे बैठ जाए, कोई जाके उसका घेराव कर ले, ये एकदम बैकफुट पा जाते हैं। लेकिन ये जो क्षत्रिय समाज है, ये राष्ट्रवादिता से ओतप्रोत है। इसने हमेशा देश की हर संपत्ति को, हर संसाधन को अपना संसाधन माना है और उसको कभी क्षति पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। तो ये हमेशा ये सोचते थे कि ये पार्टी जो है राष्ट्रवादिता के नाम पे आई है और राष्ट्र की रक्षा कर रही है, तो इसलिए इनके साथ हम खड़े होंगे, क्योंकि हमारी भावनाएं जुड़ गई उससे। लेकिन आज जब लगा कि ये राष्ट्र फ्रीज हो गया, हम लोग एक बार उनसे संपर्क टूटा है, एक बार आप जो है योगी जी की बाइट सुन लेते हैं, फिर जाएंगे हमें। कालने में आएंगे, राम नाम का जप करेंगे, बिकने वाले लोग भी बिकने की कतार में खड़े होंगे, लेकिन सच्चा राष्ट्रभक्त उसके साथ होगा। जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे।
अच्छा, ये अजय जी जो आवाज आपने सुनी है ये मुख्यमंत्री की आवाज थी। मुख्यमंत्री योगी देवबंद में बोल रहे हैं, जहां से आपने जाके कुछ दिन पहले ही बड़ी भीड़ के साथ ये बताने की कोशिश की थी कि आपका विरोध क्या है। मुझे लगता है कि जिस तरह से लीडरशिप आपके पास, राजनाथ सिंह, आपके पास एक योगी के मुख्यमंत्री, ये तमाम लोग हैं, इसके बावजूद भी एक ऐसा समाज ये कहे कि मेरी जो लीडरशिप है वो खत्म की जा रही है, तो उसमें बात समझ में नहीं आती है। तो आपको क्या लग रहा है कि योगी जी ने एक चैलेंज दिया है कि जो राम को लाए हैं उनका साथ देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं राम की सौगंध खा के हटाएंगे। ये गणित जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है तमाम आदमियों के लिए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं। तमाम लोग राजपूतों के गुस्से को, राजपूतों के अंदर गुस्सा है, ये बात जो बिरादरी है वो तो समझती है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए बताना है कि ये सिर्फ जातिवाद की लड़ाई नहीं। आप क्या एक जातिवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? जी, 10 सेकंड का समय दीजिएगा भाई साहब। अभी ये राम की बात कर रहे हैं हम। जब इन्होंने राम की बात करी तो सबसे ज्यादा मरने का काम भी कार सेवकों में क्षत्रिय समाज ने किया था, और अयोध्या के आसपास के सैकड़ों गांव के क्षत्रिय कई सौ साल से बिना चप्पल के और बिना पगड़ी के वहां रह रहे थे, और उन्होंने ये प्रण लिया था जब तक कि राम मंदिर नहीं बन जाता तब तक हम ये इन चीजों को धारण नहीं करेंगे। लेकिन आज जब राम मंदिर बना तो इस ट्रस्ट में एक भी क्षत्रिय को शामिल करने की इनकी औकात नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी की। और अगर उसमें 70-75 लोग थे तो क्या दो चार लोग और नहीं बढ़ सकते थे क्या? तो यह पता जाती। ये सोतला व्यवहार नहीं है क्षत्रिय समाज के साथ। नहीं, वो तो योगी जी तो खुद ही थे वहां। राम के नाम, हम वंशज हैं राम के, और राम की बात करते हैं, राम की सौगंध खा के ही। ऐसी विचारधारा को जो छलावा हो और जिसके हमने सींचा हो जिसे अपने खून से, और वो फिर इस तरह की बात करे तो उसे उखाड़ फेंकने का काम भी हम ही करेंगे। अच्छा, योगी जी काल नेमी का जिक्र भी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब योगी जी ने काल नेमी भी कहा है? हाँ, हो सकता है हमारा समाज काल नेमी हो, तो समाज समझ चुका है। मैं 8 साल से कहता आ रहा था सबको, लेकिन कभी किसी ने नहीं सुनी। आज क्षत्रिय समाज ने खुद सुनी है, खुद हमें आके उठाया है, हमें खुद धिक्कारा है कि खड़े हो जाओ, तुम इतने दिन से संगठन बनाए फिर रहे हो, समाज के साथ इस तरह के सब दुर्व्यवहार चल रहा है और तुम लोग बैठे हुए सो रहे हो। अच्छा, इस विचारधारा को तब चैलेंज किया। सोम को टिकट दे दिया जाए तो आप विरोध करना बंद कर देंगे? भाई साहब, संगीत सोम से क्या मतलब रह गया? मेरी समझ में यह नहीं आता कि संगीत सोम से मतलब क्या रहा। तो संगीत सोम का प्रायोजित मामला है क्या? ये क्षत्रिय समाज का है, लेके उत्तर प्रदेश से और राजस्थान और गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, सब में संगीत सोम जाएगा क्या? इस पूरे मतलब एक बात तो तय है कि जिस तरह से क्षत्रिय समाज इस बीजेपी का कोर वोट बैंक था, उसमें कोई शक नहीं है। इस पे तो कोई अरविंद जी शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले 3-4 चुनावों को लगातार हमने देखा कि उन तमाम गांवों से जहां संजीव बालियान को बाकी जहां जाट बाहुल्य गांव से हार का सामना करना पड़ रहा था और हार के निकला, वहां तमाम जगह से वो राजपूतों के गांव से जीत के निकला, और वही आखिर में सरधना में इतनी जीत बढ़ी कि उसमें चौधरी अजीत सिंह को हरा दिया, जो एक मुझे लगता है कि चौधरी अजीत सिंह को हराना किसी कैंडिडेट के लिए एक सपने जैसा ही होता था। सत्यपाल सिंह ने हराया, उससे पहले उससे पहले वो एक और शास्त्री जी, जिनका पूरा नाम अभी उन्होंने शास्त्री जी ने हराया उनको, और अभी उनकी फिर पार्टी में वो वापस गए। तो ऐसे में इतनी बड़ी जीत के बाद अगर आप सहारनपुर देखें तो सहारनपुर में भी एक पूरा का पूरा, भले ही वो सीट हारी हो, लेकिन बीजेपी को उन तमाम गांव में जबरदस्त तरीके से जीत मिली। 2022 में देवबंद वो सीट थी जहां बहुत ही संघर्षपूर्ण स्थिति में, चूंकि दूसरी पक्ष से भी राजपूती कैंडिडेट था, लेकिन इसके बावजूद जो राजपूतों का वोट था वो एक मुश्त बीजेपी की तरफ गया उस बंटवारे के बावजूद, जबकि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिला। अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वीके सिंह को जो 2.5 से 3 लाख वोट यहां गाजियाबाद में राजपूत वोट है वो एक तरफा मिला, जितना भी पड़ा वो सारा मिला। अगर आप नोएडा की तरफ आते हैं तो वही स्थिति होती है, और यहां से लेके आप जब
सीधा बलिया तक जाते हैं, तो वो वोट एक मुश्त एक पार्टी को मिल रहा था। लेकिन अभी उस वोट बैंक के अंदर कुछ शंकाएं जरूर खड़ी हुई। ये जरूर है कि जब इस तरह का डिवीजन होता है तो लीडरशिप उभर के आती है, कोई कहीं से। चूंकि पूरन सिंह इतने दिन तक किसान यूनियन शायद वो चलाते थे, जितनी मेरी जानकारी उस इलाके में है, और उनका कभी कोई इस तरह का एक्सपोजर नहीं था। वो कोशिश करते रहते थे कि हम भारतीय किसान यूनियन के। तो क्या आप चूंकि उस एनालिसिस को कर सकते हैं, ये एक नैरेटिव जो बीजेपी ने गढ़ा, जिसने बीजेपी ने ये तैयार किया कि ये पूरा वेस्टर्न यूपी जाटलैंड है। हालांकि ये निरंतर चौधरी चरण सिंह के वक्त से इस हिस्से को जाटलैंड अखबारों में, मीडिया में लिखा जाने लगा था। कभी भी जब चौधरी चरण सिंह जब किसान नेता से पिछड़ों के नेता बने और पिछड़ों के नेता के बाद वो जिस तरह से फिर एक जाति के नेता में तब्दील हुए, उसके बाद से यहां कभी भी बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर वो नहीं रहे। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं ताकि दर्शकों तक ये बात समझ में आ सके, उसको बता सके कि क्योंकि जाटलैंड एक शब्द ऐसा गढ़ा जिसने वहां बाकी तमाम लोगों को, जो बीजेपी के कोर वोट बैंक है, उनको यह उम्मीद जगाई थी कि हमने बीजेपी को एक तरफा समर्थन दिया, तो शायद ये जो जाट वोट का मिथ है उसको वो लोग तोड़ने की स्थिति में होंगे। यानी उनको जो इकट्ठा रहने का फायदा मिलता है, जिसकी तरफ इशारा अजय सोम भी कर रहे थे और जिसकी तरफ इशारा वकील साहब भी कर रहे थे, कि एक पार्टी की वोट जो है, जबकि आरएलडी के साथ होने के बावजूद उनको जो अधिमान दिया गया, भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष बने, उसके बाद बेनीवाल को टिकट दिया गया, फिर वर्मा को दिया गया, उसके बाद संजीव बालियान को तीसरी बार रिपीट किया गया, इसके बावजूद कि वहां जो है उनके विरोध के कारण मौजूद थे, और वीके सिंह का टिकट कट गया। हालांकि ये दबाव कहीं ना कहीं बीजेपी को समझ में आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बात मैनपुरी के टिकट में आप देखा होगा कि उन्होंने एक टिकट काटा और उसमें राजपूत टिकट को इंक्लूड किया, जबकि राजपूत वहां घिरोर विधानसभा जो थी वहां से जीते हुए थे, तो वो एक बहुत ज्यादा बड़ी तादाद नहीं, हाँ एक जमाने में वहां होते थे। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रेशर है क्या, कि चूंकि गांव की राजनीति ये कहती है कि जिस बिरादरी की बात ज़्यादा सुनी जाती है उसकी गन्ने की पर्ची समय पे आ जाती है, उसके गांव का अगर ट्रांसफार्मर फूक गया तो वो पहले हो जाता है, थाने में नाजायज अगर किसी को उठा लिया गया तो उसकी सुनवाई हो जाती है, जो पटवारी हैं जो है वो तमाम लोगों, मतलब जो शहर के आदमी शायद ना समझे, लेकिन गांव का समाज जानता है कि ताकत का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक ताकत का। तो बीजेपी को वोट देने के बावजूद जिस तरह से जाट अधिमान्यता उन लोगों को ऐसा लग रहा है, जो उनकी बातों से हम लोग सुन पा रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको यह ज्यादा बड़ा कारण लग रहा है इस असंतोष के पीछे? दरअसल मैं बताऊं आपको कि मुजफ्फरनगर में आसपास के जाट बेल्ट में, जो भी जिसे जाट बेल्ट कहा जा रहा, जाट लैंड कहा जा रहा, उसमें ये भी कहा, एक कहावत ये भी मशहूर होगी, जिसके साथ जाट उसके ठाठ। मतलब बाकी जाट की संख्या इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, और इसी वजह से हर कोई पार्टी, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे बीजेपी हो, उनका साथ लेना चाहती है। और इसी वजह से 2022 का जो परिणाम आया था मुजफ्फरनगर में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी केवल 2 ही सीट जीत पाई थी, तो जयंत चौधरी को साथ लेने की ललायत हो गए थे ये बड़े नेता, कि भाई अगर मिशन 80 को पूरा करना है तो हमें आरएलडी का साथ चाहिए। वो आ भी गए। उसके बाद होता क्या है कि जब अमित शाह जी ने शाहपुर में जनसभा की तो जाटलैंड शब्द कहा, उसका बड़ा रिएक्शन देखने को मिला कि भाई सारे वोटर हैं। किसी ने कहा ये बनिए बराबर के हैं, किसी ने कहा जिले में ब्राह्मण इतने हैं, किसी ने कहा जिले में ओबीसी तो सबसे ज्यादा है, फिर भी जाटलैंड कह रहे हैं। इसका रिएक्शन देखने को मिला था। और राजपूत बिरादरी का जो मामला है उसमें हालांकि संजीव बालियान जी ने सबसे ऊपर होके सबसे ज्यादा दुश्मनी लेके, एक तरह से पूरी प्रतिद्वंद्विता लेके कोऑपरेटिव बैंक का जिला अध्यक्ष अपने समर्थक ठाकुर रामनाथ सिंह को बनाया। हालांकि वो इस टाइम
बिल्कुल भी ज्यादा प्रभावी दिखाई नहीं दे रहे राजपूत बिरादरी में, ना वो जाने की हिम्मत कर पा रहे। एक बार उनसे पूछा भी गया था कि भाई आप भी जाओ, अपना पक्ष रखो, कहने लगा नहीं। अभी एक बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरनगर में प्रवास करके गए, तो हमने उनसे ये राजपूत बिरादरी के विरोध के बारे में पूछा था, तो उनका कहना था कि भाई भारतीय जनता पार्टी में इस समय जो वोट मिल रहा है जनता, वो मोदी जी और योगी जी के नाम पे दे रही है। वो केवल उनका चेहरा देख रही है, लोकल लीडरशिप नहीं है। लोकल लीडरशिप बहुत कम वोट प्रभावित कर रही है, इसलिए हमें कोई इसकी ज्यादा चिंता नहीं है। और हमें पता है कि राजपूत बिरादरी हमें वर्षों से कई चुनाव से पिछले वोट देती आई है, और ये जब हम पोलिंग डे पे पहुंचेंगे तो ये सब कुछ मैनेज हो चुका होगा। वो इतने आत्मविश्वास में भरे हुए थे, तो उन्होंने अपना कहा कि हालांकि मेरा नाम लेके तो कोई कोट मत करना, ना कोई खबर देना, लेकिन बातचीत में वो इतने आत्मविश्वास में भरे हुए थे कि ये सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो ये लेकिन जिस तरह से लग रहा है अभिषेक, क्या लास्ट मोमेंट तक कोई बदलाव आ सकता है, या 16 की पंचायत के लिए जिसके लिए अजय सोम मुझे लग रहा है अभी भी यात्रा में है। एक बार पहले मैं अभिषेक के पास चलूंगा, तब आखिरी रिमार्क अजय सोम जी से लूंगा। तो क्या लग रहा है कि 16 की पंचायत का इनको इंतजार है कि किसका नाम दिया जाएगा, या ये अपने से तय करेंगे किसको वोट करना है? देखिए सर, 16 की पंचायत में भी होना वही है जो मैं आज बता रहा हूँ। अगर कोई बड़ा बदलाव हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, फिर भी मैं ठाकुर धीरज सिंह से पूछ लूँगा। 16 की जो पंचायत है उसमें क्या मान मुनव्वल या ये जो इरादा बदल सकता है, बीजेपी के पक्ष में आ सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी या हमारे मोदी जी जो हमारे महापुरुषों के नाम के आगे गुजर लिखा गया है, क्या उसे हटा सकते हैं? क्या जो हमारे युवा जेल में गए कैथल में, जब उसका विरोध कर रहे थे, वो उन्हें रिहा कराएंगे या उनके मुकदमे ख़त्म कराएंगे? या जो रूपाला है, क्या रूपाला का टिकट काटेंगे, उसे जेल में डालेंगे? अगर ये सब पॉसिबल है तो राजपूत मान सकता है, वरना जैसे राजपूत 2014 में लाया था मोदी जी को, 2024 में वापस भेज देगा। ये अडिग है फैसला? क्यों सोम साहब, वकील साहब? हाँ जी, ये फैसला अडिग है? 16 तारीख में आप भी रहेंगे? ये तो सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सुन रहे हैं धीरेन्द्र सर, ये मैं पंचायतों में लगातार सुन रहा हूँ, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। धीरज सिंह और कुछ कहना चाहते हैं? अजय सोम जी, जो हमारे बड़े भाई ठाकुर पूरन सिंह, जो आज हमारे राजपूत समाज का पूरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश पर जो आदेश होगा वो मान्य होगा। और अभी जो उनका आदेश है वो यही है कि बीजेपी को भगाओ। जी अभिषेक, मैं अब उनके पास, अजय सोम जी, आपको क्या लगता है कि 16 में आप लोगों का फैसला हो जाएगा या कोई कंफ्यूजन रहेगा? नहीं, ये फैसला तो निर्धारित है भाई साहब, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। कंफ्यूजन जो क्लियर था, मैं आपको बता दूं कि पहले हम बहुत शोर मचाते थे तो बहिष्कार और नोटा तक बात आती थी, लेकिन आज समाज इनके विपक्ष में वोट करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है, और हम उसे वोट करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हर सीट पे। ये पंचायत है, बड़ी पंचायत है, मुजफ्फरनगर लोकसभा में है। हो सकता है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा में नाम डिक्लेयर हो जाए। अच्छा, आप तमाम कैंडिडेट्स के नाम, मतलब फर्स्ट फेज के लिए आप अपील करेंगे, या इसके बाद फिर आगे भी जाने का इरादा है? सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, वहां भी आप लोग जाएंगे? बिल्कुल 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 आगे बढ़ेंगे। और भाई साहब एक चीज और बता दूं आगे की, ये लड़ाई यहाँ नहीं रुकने वाली है। ये जो हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, उन सब अधिकारों को क्षत्रिय समाज वापस लेगा, चाहे वो अग्निवीर योजना हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण हो, चाहे कुछ भी हो, इन सब को हम जरूर लेंगे। अच्छा, हर हाल में लेंगे। तो अब हम इंतजार करते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि जिस तरह के इरादे इस समय राजपूत बिरादरी के नेताओं से सुनने को मिल रहे हैं, और भीड़ जो बताती है कि उनके साथ अभी खड़ी दिख रही है, क्या वो 4 जून को जब फैसले होंगे उस वक्त तक साथ रहेगी या नहीं, इस पर देखना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी को अपने उसी
जो उसका सबसे मजबूत वोट बैंक था, उसी से इस समय समस्या खड़ी होती दिख रही है और उसमें कहीं ना कहीं उसको हैंडल करने की, उस पूरी समस्या को क्रिएट करने में पार्टी की जो हैंडलिंग है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कई सारे शक के दायरे उनके हैं। हो सकता है कि जीत का जो गणित है बीजेपी का, उसको पूरी तरह से ये जो गुटबंदी है या ये जो जमावड़ा है ये उसको ना बिखेरे या उसको ना बिगाड़ सके। लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी अपने लिए अभी तक जुड़े हुए एक समाज के हिस्से को आज की तारीख में खोती हुई दिख रही है। आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि वो इस प्रोग्राम को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी कल फिर मुलाकात होगी किसी एक और इशू पर। सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आज बस इतना ही। नमस्कार।